तो इस केस में हमने क्या किया है कि ये हमने एक मैट्रिक्स ली है जो कि हम मोस्टली हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टेशन टाइप के वीडियो थे उनमें हमने यही वाली मैट्रिक्स ली और इसमें भी हम यही ले रहे हैं। इसको हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से इसको सॉल्व करेंगे, और अगर आप देखना चाहें कि हमने वहाँ पर किस तरह से सॉल्व किया था तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का सेकेंड नंबर का जो वीडियो है वो आप उसको देख लें, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मैं इसको क्विकली सॉल्व करता हूँ और फिर उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक पे आ जाता हूँ। चलिए बता देता हूँ आपको जल्दी से थोड़ा। तो करना क्या होता है, सबसे पहले हमें जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें डिमांड और सप्लाई चेक करनी है। तो क्या ये जो डिमांड सप्लाई है इस तरफ की वो इस तरफ से बैलेंस है या नहीं। तो 30 40 50 इक्वल टू 120 और 25 35 हो गया तुम्हारा 60 और 60 एंड 60 120। सो डिमांड एंड सप्लाई इज इक्वल टू, इट्स मीन्स दिस अ बैलेंस टाइप प्रॉब्लम। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल क्या कहता है कि नॉर्थ और वेस्ट का जो है जो भी सेल है हमें उसमें अप्लाई करना है। तो इस पूरी मैट्रिक्स में सबसे नॉर्थ वेस्ट हमारा बना ये। तो इसके इंटरसेक्शन पे देखेंगे 30 और 25 में सबसे छोटी वैल्यू है 25, इसको यहाँ रखा, ये एडजस्ट हो गया, ये पूरी चलेगी, यहाँ बचा हमारा 5। अब इस पूरे वाली में मैट्रिक्स में हमारा ये सबसे जो नॉर्थ वेस्ट है वो ये वाला है। तो यहाँ पर 5 और 35 है तो हम यहाँ 5 रखेंगे, ये एडजस्ट हो गया, यहाँ पे बचा हमारा 30, डन। 30 बचा, ये वाला और ये चला गया, हमारे पास केवल ये वाला मैट्रिक्स बचा है, ये वाला ओनली दिस। तो अब इसमें हम देखते हैं, इसमें नॉर्थ वेस्ट हमारा ये वाला बनेगा। तो 40 और 30 में छोटा है 30, तो 30 को हमने लिया, ये एडजस्ट हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास केवल ये बचती है, इसमें बचा था 10। यहाँ पर 5 और 40 है तो 10 देखेंगे, अगर हमने 10 यहाँ पर प्लेस किया तो हमारा बचेगा 30, और ये हमारा एडजस्ट हो गया तो ये कैंसिल। तो अब हमारे पास केवल बचते हैं ये, तो यहाँ पर बचेगा कितना 30, डन, और यहाँ बचेगा 20। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाएगा। तो ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में हमने इसको क्विकली जो है यहाँ पर ये एलोकेशंस को कर लिया है। अब हम देखते हैं कि आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। अगर आपको ये समझ नहीं आया कि मैंने कैसे किया तो आप मेरे इसी सीरीज़ के यानी ट्रांसपोर्टेशन टाइप प्रॉब्लम का सेकेंड वीडियो देखिएगा, जिसमें कि मैंने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के थ्रू ये मैट्रिक्स को सॉल्व किया है। अदरवाइज आप इस वीडियो को अगर रिपीटेड मोड में थोड़ा स्लो चलाएंगे तो भी आप इसको देख पाएंगे। चलिए तो अब हम लगाते हैं मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, ये इनको ना ऐसे रब कर देता हूँ डिमांड सप्लाई को, और हमारे पास ये एलोकेशंस आ गई, डन। तो अब हमारे पास ये मैट्रिक्स है, अब हम इसमें मोदी लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें चेक करनी होती है। पहली चीज़ तो ये कि इज m प्लस n माइनस 1 नंबर ऑफ एलोकेशंस जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ एलोकेशंस के इक्वल होनी चाहिए। नंबर ऑफ एलोकेशन, एलोकेशन क्या होती है, ये जो हम जो रिंग में बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एलोकेशन इन सेल। तो हमने कुछ यूनिट को इसमें एलोकेट किया है, तो ये है। और वेयर इज m क्या है, m जो है अगर हम इसको मान लें m इक्वल टू नंबर ऑफ रो, n इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहां नंबर ऑफ रो कितना है हमारा 3, तो 3 प्लस कॉलम कितना है हमारा 4 माइनस 1 इजकल टू, तो ये कितना बचा 6 इजकल टू नंबर ऑफ एलोकेशन कितनी है 1 2 3 4 5 6। तो ये इक्वल है, यानी कि हमारा इनिशियल बेसिक विजिबल सॉल्यूशन। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन हमें यही चेक करनी है कि m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन होना चाहिए। अगर है तो हम ऑप्टिमाइज करेंगे, अगर नहीं है तब हम बोलेंगे कि यहाँ पर एक डीजेनरेसी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उस डीजेनरेसी की प्रॉब्लम को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम दूर करते हैं। या इन शॉर्टकट अगर हम समझना चाहें तो किसी भी ऐसी सेल में जहाँ पर लिस्ट वैल्यू है वहाँ पर एक e को असाइन कर देते हैं और वहाँ उस e की वैल्यू 0 होती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, यहाँ पर अभी इसको सीखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने चेक कर लिया। चलिए हम मुझे क्या करना है, यहाँ मैं कुछ अपनी तरफ से u लिख देता हूँ, u1
U2 एंड U3, और यहाँ लिख देता हूँ V1, V2, V3 एंड V4। क्लियर? अब मुझे इस U1, U2 और U3 की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखिए, उसके लिए ना हमें कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें क्लियर करनी पड़ेगी। हमें दो तरह की सेल को याद रखना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी सेल है तो हम इसको बोलते हैं एलोकेटेड सेल। क्या बोलते हैं? एलोकेटेड सेल। डन। और अगर कोई इस तरह की सेल है तो हम इसको बोलते हैं अनएलोकेटेड सेल। समझ रहे हैं आप? तो ये जो एलोकेटेड सेल है, यहां पर अगर इसके ऊपर लिखा हुआ है U और V, और ये हमारी होती है कॉस्ट। समझ रहे हैं? डन। तो ये जो C है एक्चुअल में, ये C होता है C इक्वल टू U प्लस V के इक्वल। डन। इस वाली कंडीशन में हमारा U यहां होगा एक, यहां हमारा V होगा, यहां हमारा U होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अनएलोकेटेड सेल के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फाइंड करते हैं। तो यहां पर हमारा क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो कितनी होती है हमारी? C माइनस U प्लस V के इक्वल। डन। तो हमें बेसिकली ये दो चीजें समझनी है, तो हमें ये समझने के बाद में हम ये काम कर पाएंगे। तो अगर ऐसी कोई सेल है जैसे कि ये वाली है, तो ये हमारी एलोकेटेड सेल कहलाएगी, जिसमें हमने कुछ यूनिट हमारी एलोकेट हो चुकी हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये एलोकेटेड है, और ये कैसी है? अनएलोकेटेड सेल है। तो U और U1, U2, U3, V1, V2, V3 एंड V4 की हमें वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो मैं आपको क्या बताऊंगा कि सबसे पहले आप एक काम करिए, जिस रो में या कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा असाइन हो चुकी है, एलोकेशन हो चुकी है, जैसे कि इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, बट अगर सपोज करिए इसमें 3 होती, तो मैं क्या करता कि उस रो या कॉलम को 0 देता, U या V को 0 देता, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन होनी चाहिए थी। तो ठीक है, अब मेरे पास तो सारी इक्वल हैं, तो मैं इस वाले U को 0 मान लेता हूँ, लेट। डन। ये 0 मान लिया हमने। इससे अगर हम देखें तो क्या होगा कि इस U1 से मैंने जैसे बोला था कि ये जो कॉस्ट है 3, वो किसके बराबर है? इसके और इसके बराबर है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो C इक्वल टू U प्लस V। तो अगर मुझे V फाइंड करना है तो क्या होगा? C माइनस U इक्वल टू V होगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये वाली वैल्यू इसमें से घटाइए और यहाँ ऊपर रखिए। तो 3 में से 0 गया, कितना बचा? 3, लिख दिया। डन। ऐसे ही इस वाले में हम हर एलोकेटेड सेल के लिए अभी चलेंगे केवल। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है कि इस वाली कॉस्ट की बात करेंगे तो 0 यानी 1 माइनस 0, 1 में से ये वैल्यू घटाइए, जो आया ऊपर लिखिए, कितना आया? 1। डन। ओके। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, इसके लिए बात करते हैं। इसके लिए क्या है कि ये जो 6 है, अब U2 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी, तो 6 माइनस 1, 6 में से 1 घटाइए, कितना बचा? 5, लिख दीजिए। ओके। अब इसकी बात कर लें। इसमें क्या देखिए, ये 5 है, 5 में से 5 गया, कितना बचा? 0, तो लिख दीजिए यहाँ 0। अब इसकी बात कर ले। देखिए 3 में से 0 गया, जो भी एलोकेटेड सेल हैं हम उन्हीं पे ऑपरेशन कर रहे हैं अभी। तो 3 में से अगर 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। अब इसकी बात कर ले। यहाँ देखिए 2
-3 कितना बचेगा, 2 - 3 इक्वल टू -1, तो यहाँ कितना आया -1। डन। तो इस तरह से हमारे सारे v1 v2 v3 v4 एंड u1 u2 u3 की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी हैं, फाइंड हो चुकी हैं। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फाइंड करना है हर अनएलोकेटेड सेल के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फाइंड करना है। तो अनएलोकेटेड सेल कौन सी हमारी, ये वाली है, ये है, ये है, ये है, ये और ये। क्लियर। तो अब हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फाइंड करना है, चलिए करते हैं। डन। तो मैंने क्या किया, यहाँ इस तरह से एक अपना ब्रैकेट बनाया और बताया था मैंने ये कितनी होती है हमारी, जरा देखिए, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, सी अपॉर्चुनिटी क्या होता है, कॉस्ट में से u + v को घटा दें, और कॉस्ट कहाँ होती है, यहाँ होती है। ठीक है। तो अब देखिए इस वाले केस में क्या करना है, हर अनएलोकेटेड सेल के लिए, ये सी है 7, तो 0 और 0 को ऐड किया, कितना आया 0, 7 में से माइनस किया, कितना बचा 7। मतलब कि ये काम कुछ ऐसे हुआ, देखिए इसको मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ, मैं इसको रब कर रहा हूँ। इस वाले केस के लिए बात करते हैं, तो 7 - 0 + 0 इक्वल टू 7 - 0 इक्वल टू 7। डन। अब इसके लिए बात कर ले, क्या करना है, ऐसे हमने एक ड्रॉ किया। डन। 4 माइनस क्या करना है, u और v की वैल्यू को ऐड करना है, तो 0 + -1 इक्वल टू 4। देखिए ये -1 हुआ और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो +1 इक्वल टू 5, तो यहाँ कितना आ गया 5। देन चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलता हूँ, यहाँ पे देखिए ये 2 है, तो मुझे इन दोनों को ऐड करना है, 3 + 5 इतना हुआ 8, 2 - 8 इक्वल टू -6, तो यहाँ कितना आया -6। यहाँ देखते हैं क्या आएगा, -1 and 5 4, 9 में 9 - 4 कितना हुआ 5, देख लीजिए आप, 9 - 4 -1, एक्चुअल में ये प्लस माइनस इस तरह से आएगा, सो 9 - 4 इक्वल टू 5। डन। इसके लिए हम देख लेते हैं कितना आएगा, 3 6 और 8 में से माइनस करके लिखना है 6, तो पहले इन दोनों को जोड़िए इंटरसेक्शन पे, 6 में से 8 गया तो कितना बचा 2, यानी 8 - 6। ठीक है। अब इसके लिए बात कर लेते हैं, तो 1 and 3 इक्वल टू 4 और 3 - 4 इक्वल टू -1। तो इतना समझ आया आपको। चलिए अब हमें क्या देखना है कि इफ ऑल opportunity cost are positive, if all opportunity costs are positive, it means solution is optimum, but if any opportunity cost is negative, it means solution is not optimum। तो यहाँ पर हम देखेंगे -6 और -1 प्रेजेंट है, अगर 0 तक है, 0 और पॉजिटिव रहता है तो हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमम है, बट यहाँ -6 और -1 है, दैट सो कि आर सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो अब हमको ऑप्टिमाइज करना है, ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो भी सबसे ग्रेटेस्ट हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ फिगर, जैसे -6 -1 तो बड़ा कौन सा है, फिगर के टर्म्स में देखेंगे 6, तो ये जो 6 है इस वाली सेल को हम ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे। डन। क्लियर। अब ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए क्या करना है हमको देखते हैं। ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हमें बनाना होता है लूप, और लूप बनाने का कुछ हमारी कंडीशंस हैं कि हम जब भी लूप बनाएंगे तो हमें कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे कि पहली कंडीशन है कि जब भी हम किसी भी इसके लिए कोई लूप ड्रॉ करेंगे तो लूप शुड बी टर्न्ड
एट एलोकेटेड सेल बाय द 90 डिग्री। तो जो लूप है वो हमारा एलोकेटेड सेल से ही टर्न हो सकता है, और कितना हो सकता है, 90 डिग्री टर्न हो सकता है। दूसरी बात, लूप किसी को भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। तीसरी चीज कि लूप शुड बी क्लोज्ड। तो इस वाली सेल के लिए अगर हम लूप बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, देखिए यहां से पहुंचे यहां, यहां से पहुंचे यहां, यहां से पहुंचे यहां, और यहां से आ गए यहां। तो ये बन गया हमारा लूप इस केस में। डन। तो जहां से हमने स्टार्ट किया वहां पर लिखते हैं पॉजिटिव, उसके बाद लिखेंगे नेगेटिव, उसके बाद लिखेंगे पॉजिटिव, और उसके बाद लिखेंगे नेगेटिव। क्लियर। अब हमें क्या करना है, ये जो माइनस प्लस प्लस माइनस इस तरह से आपको दिख रहे हैं, देखिए यहां इस लूप, ये जो हमने लूप बनाया इस लूप पर इस कॉर्नर पर ये पॉजिटिव है, यहीं से स्टार्ट किया था, तो प्लस यहां माइनस प्लस माइनस। तो ये जो नेगेटिव स्टोन या नेगेटिव कॉर्नर है ये वाली और ये वाली, इनमें से हमको देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। नेगेटिव कॉर्नर पर छोटी वैल्यू को फाइंड करना है। डन। और उसको पॉजिटिव पे ऐड कर देना है और नेगेटिव साइन पे माइनस कर देना है। ओके। तो अब हम इसको करते हैं, क्या कैसे करना है, देखिए मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, चलिए तो फिर से हम बात करते हैं 3 1 7 4 2 6 5 9 8 3 3 2। आ गया। लूप पे पहले बात करते हैं। इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है 25, इस 25 को इस पॉइंट पर क्या करना है, ऐड करना है। तो हमने यहां पर लिखा 25, लिख लिया। डन। यहां पर अगर माइनस का साइन है, 25 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहां कुछ नहीं लिखना है। डन। यहां पर 25 प्लस का साइन है, 5 लिखेंगे तो कितना हो गया 30, और यहां पर 25 में से 30 में से 25 क्या करना है, माइनस करना। तो यहां कितना बचा 5। क्लियर। बाकी की जितनी भी एलोकेशन है हमारी उनको हम यहां ऐसे लिख लेंगे। डन। हमारी एलोकेशंस जो हैं वो आ चुकी हैं। चलिए अब क्या करना है, ये हमारा एक फिर उसी स्टेज में पहुंच के जहां पर हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन था, कुछ वैसा ही है। तो अब हमको चेक ये करना है क्या ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है या नहीं। समझ रहे हैं, क्या ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है या नहीं। अगर ये है तो आंसर आ जाएगा, नहीं है तो फिर हमें इसको ऑप्टिमाइज करना है। तो चलिए इसको फिर से हम चेक करते हैं कि ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है कि नहीं। तो कैसे करेंगे, कुछ हमें V1 V2 V3 V4 लिखना पड़ेगा, U2 एंड U3 लिखना पड़ेगा। अब हमारा वही प्रोसेस फिर से रिपीट होने वाला है। ओके। चलिए तो मैंने क्या बोला था कि आपको फिर से लेट करना है जहां पर मैक्सिमम एलोकेशंस हो चुकी हैं। तो यहां मैक्सिमम एलोकेशंस में 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो हम इसको मान लेते हैं 0। डन। मैंने क्या बोला था कि हर एलोकेटेड सेल के लिए ये कॉस्ट जो है वो V और U के बराबर होती है। तो C इक्वल टू क्या है, U प्लस V।
ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, v की वैल्यू चाहिए, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, c माइनस यू। क्लियर। तो अब अगर बाई ऑब्जर्वेशन की हम बात करें तो कैसे कर सकते हैं, 3 यहां से आएंगे इस वाले से, 2 माइनस 0 इसमें से इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस करनी है और यहां रख देना है। तो 0 यहां पर है 2, तो 2 माइनस 0 इज 2। ऐसे ही यहां देखिए एलोकेशन है, तो 6 माइनस 0 6, यहां देखिए तो 5 माइनस 0 5। डन। चलिए अब हम बात कर लें इसकी, यहां से इस वाले से कर लेते हैं, इसके इंटरसेक्शन पे एक वैल्यू है, तो 3 माइनस 5 इक्वल टू 3 माइनस 5 इक्वल टू -2। ग्रेट। अब क्या बचा हमारा u1, u1 का इंटरसेक्शन ये रहा एलोकेशन वाला पॉइंट, तो 1 माइनस 6 कितना आएगा, -5। क्लियर। तो इस तरह से हमारे पास v और u की सारी वैल्यू आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है फिर से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फाइंड करना है फॉर एवरी अनएलोकेटेड सेल। तो अनएलोकेटेड सेल कौन सी होती है, कुछ इस तरह की, यानी कि जिसमें रिंग ना हो। ये हमारी एलोकेटेड सेल है बिकॉज इसमें रिंग है, ये हमारी अनएलोकेटेड सेल है क्योंकि इसमें रिंग नहीं है। तो इसके लिए हमें ये वाला कॉलम फाइंड करना है और इसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, c माइनस यू प्लस बी। तो हर एक अनएलोकेटेड सेल के लिए हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फाइंड करते हैं। चलिए करते हैं, इसके लिए कर लें। ओके, ब्रैकेट बनाया तो 3, तो पहले क्या करना है, 2 और 5 को जोड़िए, 2 और -5 कितना आया, -3, और 3 में से -3 माइनस कीजिए, 3 माइनस -3 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। तो ये कितना हो गया, 6। इसके लिए देखिए क्या करना है हमें, 5 माइनस 5 कितना हो गया, 0, 7 माइनस 0 7। इसके लिए देखिए, अच्छा अभी हमने V4 नहीं निकाल पाया था तो इसको भी निकाल लेते हैं। 2 माइनस 2, 2 माइनस -2, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। ठीक है, चलिए इसके लिए निकाल लें, 5 एंड -5 इक्वल टू -1, 4 माइनस 1 इक्वल टू 5। ये हमारी अनएलोकेटेड सेल है, इसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं। देखिए 4 एंड 0 4, 4 प्लस 0 4, 9 में से माइनस किया तो कितना बचा, 5। इसको देखते हैं तो 2 एंड -2 कितना हुआ, 0, 8 माइनस 0 इक्वल टू 8। इसको देखते हैं 6 और इसके सामने वाला -2 कितना आया, -4, दोनों को ऐड करेंगे 4, और 3 माइनस 4 कितना बचा, 3, 6 एंड -2 4 आया, 3 में से हमारा अगर गया 4 तो भी ये बचा -1। ओके, आगे देखिए 5, बस हो गया। यानी कि हमने जितनी भी सारी की सारी अनएलोकेटेड सेल थी उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लिया है। और इस केस में हम देखें तो क्या हमारी सारी की सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 या उससे बड़ी है। अगर 0 या उससे बड़ी है तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमम हो जाएगा। और अगर सॉल्यूशन में कोई भी नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है तो हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं है। और अगर सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं है तो हमें उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो इस केस में ये जो -1 है ये हमारी नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमम।
तो अब अगर सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं है तो हमें क्या करना है, इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। और ऑप्टिमाइज़ करने का तरीका कि हमें एक लूप ड्रॉ करना पड़ेगा। कर लिया, तो इसको हमने माना प्लस, इसको माना माइनस, इसको माना प्लस, इसको किया माइनस। तो माइनस स्टोन पे जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको उसी के साइन पे प्लस और माइनस कर देना। जैसे कि यहाँ 5 और 30 है, माइनस स्टोन पे माइनस माइनस, इन दोनों में छोटी वैल्यू 5। तो इस 5 को क्या करना है, यहाँ प्लस का साइन है तो जोड़ दीजिए, यहाँ नेगेटिव साइन है तो माइनस कर दीजिए, यहाँ पॉजिटिव साइन है तो 10 + 5 जोड़ देना है। यहाँ 5 - 5 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब ये हमारी टेबल बनेगी इस तरफ। लेट्स चेक अगेन। चलिए फिर से हमें करना पड़ेगा, इस वाली टेबल को हम यहाँ लिखते हैं। थोड़ा सा जल्दी चलते हैं, अदरवाइज हमारा ये जो है क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। या अगर मुझे आप समझ पा रहे हो तो आप स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे क्लिक करेंगे तो आपको 3 बटन्स दिखेंगे। उन बटन्स को अगर क्लिक करेंगे तो आपको सेटिंग का ऑप्शन आएगा और वहाँ पर सेटिंग में जाके आप स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि आप जल्दी से पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप वहाँ पर जाके स्पीड को कम और ज़्यादा दोनों का ऑप्शन मिलेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर लीजिएगा। चलिए, तो ये आ गया हमारा फिर से। अब ये वाला जो हमारा क्लोज लूप है इस पर हम काम करते हैं। तो क्लोज लूप में क्या करना है, सबसे पहले हम ये वैल्यूज़ लिख लेते हैं। 3 1 7 4 2 6 5 9 8 3 1। ओके, चलिए क्लोज लूप पे फंक्शन कर लें। देखिए ये हमारा 3 वाला सेल ये है, तो यहाँ क्या करना है, प्लस करना है। किसको प्लस करेंगे, इन जो नेगेटिव स्टोन है, ये जो नेगेटिव स्टोन है इन पे छोटी वैल्यू देखिए 5, तो इस 5 को यहाँ क्या करना है, ऐड करना है। तो ये आ गया मेरा 5 लिख दिया। यहाँ क्या करना है, माइनस करना है। तो 30 - 5 = 25 लिखा। चलिए यहाँ क्या करना है, ऐड करना है, क्या 5। तो 10 + 5 = 15। ओके, और यहाँ ये हो गया 0 तो नहीं लिखना है। बाकी की वैल्यू भी लिख ले। ये रहा हमारा 30, और कौन सा बचा है हमारा 5 10, ये तो चला गया। 30 यहाँ से आ जाएगा 20। डन। तो अब हमें फिर से ये देखना कि क्या ये हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो रहा है, हो जाता है कभी कभी। चलिए, तो हम फिर से U1 U2 और U3 मानेंगे। यहाँ पर V1 V2 V3 एंड V4 लेंगे। जो भी हमारी जहाँ पर मैक्सिमम एलोकेशन जिस रो या कॉलम में मिलती है उसको हम 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 हमें मिल रही है, इसको मैंने 0 मान लिया। लेट, इससे ये वैल्यू आ गई 3, ये वैल्यू आ गई 3, और ये वैल्यू आ गई 2।
क्योंकि पहले वाले केस में क्या होता है, जब भी आप 0 मानते हैं ना तो ये वैल्यू डायरेक्ट सीधी आ जाती है, आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, यहाँ से बस उठा के सीधा पुट कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं इससे इसकी वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। एक वैल्यू हमसे छूट गई थी, इसको और लिख लीजिए। ठीक है, चलिए इससे ना मैं इस वाली वैल्यू से इस u1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो कैसे निकालना है, 1 - 3 = -2, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 - 3 = 2, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2 - 2 = 0। अब हर एक सेल के लिए हम क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को निकालेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ किसके लिए निकालते हैं, अनएलोकेटेड सेल के लिए निकालते हैं। चलिए इसके लिए क्या करना है, इस वाली अनएलोकेटेड सेल की जो कॉस्ट है उसमें से u और v की वैल्यू को प्लस करके घटाना है। तो 0 और -2 हुआ -2, 3 -2 क्या हो गया हमारा 5, तो ये आ गया 5। इसमें देखिए 3 - 2 कितना बचा, 1, 7 - 1 = 6। देख लीजिए आप, 7 - 3 + -2 ऐसे, तो 7 - 3 - 4 = 1 = 6, ये आ गया 6। डन। इसके लिए भी हम कैलकुलेट करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 2 - 2 = 0, तो ये आ गया 4। इसके लिए भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करेंगे तो 3 और 2 = 5, 6 में से 5 किया तो बचा 1। इसके लिए करेंगे कॉस्ट वैल्यू, तो 2 और 2 4, 9 में से 4 गया तो बचा 5। इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, 0 और 0 = 0, तो बचा यहाँ 8, बस हो गया। तो अब इस केस में देखिए कि जितनी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी ये वाली कॉस्ट है, वो सारी की सारी पॉजिटिव या 0 से बड़ी है। इसका मतलब है कि ये हमारा क्या है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ चुका है। तो अब हमारे पास हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल चुका है, तो हम लिखते हैं फाइनल वैल्यू कि इस का जो हमारा आंसर है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, वो हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होगा। सो ऑप्टिमम सॉल्यूशन कितना आएगा, 30 × 1 प्लस 25 × 2 प्लस 15 × 5 प्लस 5 × 3 प्लस 25 × 3 प्लस 20 × 2, 30 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 15 प्लस 75 प्लस 40, और इसको करते हैं ऐड। सो 30 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 15 प्लस 75 प्लस 40, ओह व्हाट हैपन, आंसर इज 285। तो ये रही हमारी ऑप्टिमम कॉस्ट। और ये है हमारा फाइनल सॉल्यूशन। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। और ऐसा होता है कि जब भी ये लगता है तो थोड़ा सा बड़ा हमें लगता है, लेकिन अगर हम एक बार सीख जाएं तो ये हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करें तो कोशिश करिए कि पहले इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन जो है वो वैम के थ्रू फाइंड आउट करने की कोशिश करें, कि वैम जो है वो आपको अबाउट टू नियर
जो है ऑप्टिमम सॉल्यूशन के ही आंसर देता है, या हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन दे दे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को वेम के थ्रू करता तो मोस्ट प्रॉबेबली कि हो सकता कि फर्स्ट इरिटेशन जो फर्स्ट स्टेप लगाया हमने उसी में ही हमारा आंसर आ चुका होता। तो इस तरह से आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।